आज का जो हमारा वीडियो है बीएमएस का थर्ड फेज का रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर जो रिसर्च टाइप है, जो पांचवा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस थर्ड चैप्टर का। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको रेगुलर जितने भी ये रिसर्च के रिलेटेड और या फार्माकोलॉजी के रिलेटेड वीडियो मिलते रहें, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च? क्या होता है ये पहले रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक तरीका है जो जानकारी को इकट्ठा करना और उसको समझना, विश्लेषण करना, उसको इंटरप्रेट करना और उसके हमारे सवालों का उत्तर ढूंढना ही ये अनुसंधान या रिसर्च होता है। ये हम ब्रॉडली अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो इसके पर्पस और अप्रोच के आधार पर, हमारे उद्देश्यों के आधार पर हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च। चलिए हम एक के बाद एक जानते हैं। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम हिंदी में वर्णनात्मक रिसर्च कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्णन किया जाता है किसी टॉपिक का, किसी चीज़ का जिसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसका डिटेल वर्णनात्मक। तो इसका परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन, ये यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या हो रहा है उसको समझने के लिए, मतलब क्या चल रहा है, कितने, जैसे मान लीजिए अगर आपके हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आए तो कितने पेशेंट आए, उसमें से बुखार के कितने हैं, सर्दी जुकाम के कितने हैं, लूज मोशन के कितने हैं, मतलब सिर्फ क्या हो रहा है, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ क्या का मतलब ढूंढते हैं, व्हाट। तो विथआउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स, क्यों हो रहा है, क्यों इतने फीवर के पेशेंट आ रहे हैं, यहाँ पे हम यही नहीं देखते, सिर्फ कितने लोग आ रहे हैं, कितने मरीज आ रहे हैं, उनको कितने कौन सी बीमारी, वो ही देखते हैं। यहाँ पर ये डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन फिनोमिनन, उतना ही देखते हैं और हम क्या है उतना ही वाट का ये ढूंढते हैं वेरिएबल्स में। क्या इसका की वर्ड्स होते हैं, क्या इसके की फीचर्स होते हैं, ये ऑब्जर्वेशनल इन नेचर्स, सिर्फ हम जानकारी को सिर्फ देखते हैं और समझते हैं, और ये रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग फैक्ट, जो जैसा है वैसे ही हम, जो दिख रहा है उसी को हम लिख लेते हैं रिकॉर्ड में, ये रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग फैक्ट। नो कॉज एंड इफेक्ट, यहाँ पर सिर्फ हम जानकारी को जैसे कि वैसे इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर हम वो क्यों हो रहा है वही नहीं, वो नहीं ढूंढते, सिर्फ हम व्हाट का आंसर देते हैं, ढूंढते हैं, क्यों हो रहा है नहीं देखते हैं, क्या हो रहा है बस उतना ही देखते हैं। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, उदाहरण सेंसस का सर्वे। तो क्या होता है, ये जनगणना करना, हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि देश भर में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, क्यों इतने फीमेल ज्यादा हैं या क्यों ऐसा है, वो नहीं देखते, सिर्फ हम क्या है, कितने हैं, बस उसकी जानकारी को इकट्ठा करते हैं, वो होता है एग्जाम्पल, उदाहरण सेंसस सर्वे। हॉस्पिटल रिकॉर्ड डिस्क्राइबिंग डिसीज प्रिवेलेंस, जैसे मैंने अभी बताया, सिर्फ हॉस्पिटल में मान लीजिए हमारे पास आज 100 पेशेंट आए, तो 100 में से उसमें से अगर 50 मान लीजिए फीवर के हैं, तो 50 सिर्फ हम ये रिकॉर्ड रखते हैं कि 50 फीवर क्या है, फीवर क्यों आया वो नहीं देखते। तो ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एडवांटेज, इसका फायदा क्या होता है कि इजी होता है, सिर्फ देखना है, लिखना है, क्या हो रहा है, सिर्फ देखते हैं, लिखते हैं, इजी टू कंडक्ट, प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन, तो आसानी से डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यूजफुल फॉर प्लानिंग सर्विसेज। इसका फायदा ये होता है कि हम प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी खास बीमारी के इतने पेशेंट्स आ रहे हैं तो कितनी दवाई रखना है, जैसे प्लान करना है, तो ये फायदा होता है। नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कैनॉट डिटरमाइन द कैजुअलिटी, जैसे मैंने अभी बताया कि क्या हो रहा है हम वो देखते हैं, पर क्यों हो रहा है वो नहीं देखते। जैसे मान लीजिए कि सर्दी जुकाम के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, सिर्फ इतना ही देते हैं, पर उनको सर्दी जुकाम क्यों आ रही है, क्या रीजन है, वो नहीं देखते। तो ये इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, कैनॉट डिटरमाइन द कॉज, कैजुअलिटी नहीं देखते हैं। मे बी सुपरफिशियल इफ प्रॉपर, इफ पुरली डिजाइन, अगर सही से जानकारी इकट्ठा नहीं किए तो सुपरफिशियली सिर्फ जानकारी उतनी ही मिलती है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। ये होता है वर्णनात्मक रिसर्च। वर्णनात्मक रिसर्च का मतलब सिर्फ क्या हो रहा है उतना ही देखते हैं, सिर्फ कितने लोग हैं, क्या हो रहा है इतना ही देखते हैं। दूसरा
जो होता है वो एनालिटिकल रिसर्च, इसको हम विश्लेषणात्मक रिसर्च कहते हैं। यहाँ पे विश्लेषण करते हैं क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है परिभाषा में ये क्या होता है कि उसको क्रिटिकली इवैल्यूएशन करते हैं कि डाटा जो है उसको कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ज्यादा लोग बीमार हैं और इसके कारण क्या है। जैसे मान लीजिए किसी में हैजा फैल गया तो उसका क्या पानी रीजन है, तो उसके पानी में क्या है। तो इस तरह से किसी चीज को क्यों का आंसर ढूंढते हैं यहाँ पर, क्यों ये बीमारी हो रही है, क्या रीजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या क्या जो भी है उसका वायरस या और कोई रीजन है। तो क्यों का आंसर ढूंढते हैं, इतने लोग आ रहे हैं तो बीमार होकर क्यों आ रहे हैं। तो इट सीक्स टू एक्सप्लेन द रिलेशन एंड कॉजेस। तो हम एक दूसरे का रिलेशंस, इसकी वजह ये है क्या, उसका रिलेशन ढूंढने के लिए और कारण ढूंढने के लिए हम ये सर्वे करते हैं और ये रिसर्च करते हैं, एनालिटिकल रिसर्च या विश्लेषणात्मक रिसर्च। इसमें क्या क्या होता है, की फीचर्स क्या होते हैं, ये पुराना जो हमारे पास जो पहले से ही डाटा मौजूद है वो एग्जिस्टिंग डाटा में ही ढूंढते हैं हम कि इतने लोग अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, वो यूज एग्जिस्टिंग डाटा। टेस्ट हाइपोथेसिस, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसकी परिकल्पना को टेस्ट करने के लिए ये एनालिटिकल रिसर्च का हम इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाई कॉज एंड एसोसिएशन, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर हम क्या ढूंढने करते हैं कि क्यों हो रहा है। जैसे मान लीजिए सर्दी जुकाम के पेशेंट आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्यों, क्या वजह है, क्या रीजन है, उनको निमोनिया हो गया या कोरोना हो गया या जो भी है उसके जो भी वजह है, तो उसके कॉज को आइडेंटिफाई, कॉज को पता करने के लिए और क्या एसोसिएशन है उसका क्या है उसको ढूंढने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण ले लीजिए केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी जैसे मान लीजिए अच्छे से एग्जाम्पल, जैसे किसी एरिया का हम वहां पर सर्वे कर रहे हैं तो किसी को लंग्स डिसीज हो रही है, तो उसमें से स्मोकिंग करने वालों को कितने लोगों को लंग डिसीज हो रही है और स्मोकिंग नहीं करने वाले कम करने वालों में कितना लंग्स के डिसीज है, वो इस तरह की अगर जानकारी अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं तो ये केस कंट्रोल स्टडी होती है, क्यों हो रहा है उसकी वजह ढूंढने के लिए। तो दूसरा उदाहरण रहता है रिग्रेस एनालिसिस ऑफ एपिडेमोलॉजी। तो किसी वजह एपिडेमोलॉजिकल कारण क्या है, जैसे कुछ लोग कुछ एरिया में बीमार हो रहे हैं तो क्या उस एरिया का पानी खराब है, पानी में कुछ कंटेमिनेशन आया, इस तरह से एनालाइज करते हैं कि एपिडेमोलॉजी को। तो ये होता है रिग्रेशन। तो इसमें विश्लेषणात्मक अनुसंधान होता है। इसके क्या फायदे होते हैं, एडवांटेजेस, आइडेंटिफाई फैक्टर एसोसिएशन विथ आउटकम। यहाँ पर हम क्या ढूंढते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या फैक्टर, क्या वजह से ऐसा हो रहा है, एक दूसरे से कैसा एसोसिएशन है, एक संबंध है और उसका क्या परिणाम निकल रहा है, वो ढूंढने के लिए काम आता है। दूसरा गाइड्स द डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी। ये क्या काम करता है कि ये डिसीजन लेने के लिए, जैसे मान लीजिए अभी मैंने जैसे बताया कि किसी एरिया में जो है बीमार हो रहे हैं उसकी वजह पानी है, तो गवर्नमेंट क्या प्लानिंग करेगी कि वहां पे साफ पानी मुहैया कराने की कोशिश करेगी, जैसे गाइड डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग पर्पस। तो इसके नुकसान क्या है कि डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है और थोड़ा सा समय लगता है, और रिस्क ऑफ बायस इन इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे क्या हो सकता है, गलती हो सकती है कि उसका विश्लेषण करने में, समझने में एक तरफा जानकारी हो सकती है। तो इस तरह से रिस्क ऑफ बायस इन इंटरप्रिटिंग, समझने के लिए यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस होते हैं। चलिए अब कंक्लूजन में जानते हैं कि क्या है दोनों का। तो पहली चीज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम क्या है, क्या हो रहा है इतना ही देखते हैं, और दूसरी तरफ एनालिटिकल रिसर्च में हम ये देखते हैं कि क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रोवाइड्स द स्नैपशॉट ऑफ सिचुएशन व्हाइल सिचुएशन को समझने के लिए, और एनालिटिकल रिसर्च एक्सप्लेन द अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह क्या है वो रिलेशन ढूंढने के लिए। दोनों भी जो है बोथ आर एसेंशियल रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंप्रूव नॉलेज एंड गाइड इंटरवेंशंस। तो मतलब दोनों तरह की रिसर्च जरूरी है नॉलेज बढ़ाने के लिए और सही से ट्रीटमेंट देने के लिए। ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।